नमस्ते छात्रों। तो आज हम हिंदी मानक वर्तनी इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। हिंदी में जो स्वर है वह इसी प्रकार है: अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा, ए, अ। तो इसी प्रकार हिंदी में स्वर है और जो व्यंजन है वो व्यंजन इसी प्रकार है। तो देखो बच्चों, यहाँ क च ट त प ये 5 वर्ग हमें ध्यान में रखना चाहिए। और यह जो वर्ग आए हैं, हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और जो 5वां अक्षर होता है उसे हम हिंदी में पंचमाक्षर कहते हैं। यानी यह जो है वह पंचमाक्षर है। क का पंचमाक्षर यह, तो क च ट त प ये 5 वर्ग है और हर एक का 5वां अक्षर यह पंचमाक्षर है। यह बात ध्यान में रखो। संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजन, तो यह जो संयुक्त व्यंजन है ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहा जाते हैं। तो यही बात भी ध्यान में रखो कि पंचमाक्षर और यह है संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उसी के जो नियम है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, संयुक्त वर्ण लिखने के नियम। हिंदी मानक वर्तन में जो पहला नियम है वह इस प्रकार है कि जो व्यंजन खड़ी पाई वाले व्यंजन है वह संयुक्त वर्ण लिखते समय उनकी जो खड़ी पाई है वह हटाकर हमें लिखना है। तो जैसे ख, ख्यातनाम, ख की जो खड़ी पाई है वह मैंने हटाई है और ख्यातनाम शब्द इस प्रकार मैंने लिखा है। जैसे ग की जो खड़ी पाई है ग्लानी शब्द, तो ग की खड़ी पाई हटाकर मैंने यह शब्द बनाए ग्लानी। जैसे घ, घ की खड़ी पाई हटाकर विघ्न। च, अच्छा, म, रम्य, त, छत्ता, भ, सभ्यता। तो ध्यान में रखना है कि जिस वर्ण को खड़ी पाई है संयुक्त वर्ण लिखते समय उनकी खड़ी पाई हटाकर हमें लिखना है। दूसरा जो नियम है वह संयुक्त वर्ण बना लिखते समय क और फ जो वर्ण है इनसे जो हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं वह बनाते समय जो क और फ की यहाँ की जो गोलाई का भाग आया है वह जो मुड़ा हुआ है वह हटाकर हमें संयुक्त अक्षर लिखना है। जैसे क से पक्का, क का जो यहाँ की जो मुड़ा हुआ भाग है वह हटाया है और यहाँ शब्द मैंने लिखा है पक्का, सिक्का, भक्त। और फ जो है तो फ की जो यहाँ का जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वह हटाकर हमें संयुक्त वर्ण लिखने हैं। जैसे दफ्तर, हफ्ता और क का यहाँ रिक्त। देखो बच्चों, जो आगे का जो नियम है, संयुक्त वर्ण लिखते समय जब इस प्रकार के वर्ण हो हमें हल चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो इसे हम हल चिन्ह कहते हैं। जैसे वांगमाई, चट्टा, लड्डू,
शुद्ध, पद्य, ब्रह्म। यह जो व्यंजन है तो इनसे बने जो संयुक्त वर्ण है वह लिखते समय हमें हल चिन्ह का प्रयोग करना है। देखो बच्चों, आगे का जो नियम है विभक्ति चिन्ह लगाने के नियम। तो जो पहला नियम है उसमें संज्ञा शब्दों में विभक्ति चिन्ह पृथक लिखे जाए। पृथक लिखे जाए मतलब अलग लिखे जाए। जैसे वाक्य है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। इसमें ने और को यह विभक्ति प्रत्यय है। तो हमें यह जब संज्ञा हो तो अलग लिखना है। अध्यापक ने, तो यहाँ अध्यापक संज्ञा आई है, ने मैंने अलग लिखा है। छात्रों को, तो छात्र यह संज्ञा है और को जो विभक्ति प्रत्यय है मैंने अलग लिखा है। तो हमें जब संज्ञा शब्दों में इस प्रकार प्रत्यय आए तो हमें अलग लिखना चाहिए। जैसे दूसरा वाक्य, घर में चावल की खीर बनी थी। तो इसमें घर में, तो घर क्या है संज्ञा और यहाँ में प्रत्यय है तो मैंने अलग लिखा है चावल की। तो इधर जो शब्द है चावल संज्ञा है, की मैंने अलग लिखा है। तो जब संज्ञा शब्दों में आपको विभक्ति चिन्ह या विभक्ति प्रत्यय आपको लिखना है तो हमें वह अलग लिखना है। आगे वाक्य, राजा को जनता की रक्षा करनी पड़ी। यहाँ संज्ञा है राजा, जनता, तो मैंने यहाँ को अलग लिखा है और जनता की, यहाँ की अलग लिखा है। तो हमें जब यह बात ध्यान में रखो कि संज्ञा शब्दों में विभक्ति प्रत्यय आए तो हमें वह अलग लिखना है। आगे का जो नियम है वह इस प्रकार है, विभक्ति चिन्ह लगाते वक्त जब सर्वनाम शब्दों में विभक्ति चिन्ह जोड़कर ही लिखे जाए। सर्वनाम को जो विभक्ति प्रत्यय है वह हमें जोड़कर ही लिखना चाहिए। जैसे मैंने, इसमें सर्वनाम मैं है और ने विभक्ति प्रत्यय है तो यह जोड़कर हमें लिखना चाहिए। इनको, इसमें इन सर्वनाम है और को प्रत्यय है इनको। आपने, तो आप सर्वनाम है और ने विभक्ति प्रत्यय है तो हमें यह प्रत्यय जोड़कर लिखना है। हमने, यह सर्वनाम है हम और प्रत्यय है ने। तुमसे, तुम यह सर्वनाम है और से प्रत्यय आया है। तूने, तू सर्वनाम और ने प्रत्यय। आपको, यहाँ आप सर्वनाम और को प्रत्यय। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब सर्वनाम शब्दों में आपको विभक्ति चिन्ह जोड़कर ही लिखना है और संज्ञा आई तो संज्ञा शब्दों में अलग प्रत्यय लिखना है और सर्वनाम में जोड़कर ही लिखना है। सर्वनाम लिखते समय जब दो विभक्ति प्रत्यय हो तो जो दूसरा विभक्ति प्रत्यय हो वह अलग लिखना है और पहला जो विभक्ति प्रत्यय है वह जोड़कर लिखना है। यही भी बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें आप में से, तो मैंने जो पहला जो विभक्ति प्रत्यय है वह जोड़कर लिखा है और दूसरा जो है वह अलग लिखा है। इसमें से, इनमें से। देखो बच्चों, आगे का जो नियम है, हाइपन वाले शब्द या योजक चिन्ह युक्त शब्द, हमें योजक चिन्ह का भी कभी प्रयोग करना पड़ता है। तो बच्चों ध्यान में रखो, द्वंद्व समास मतलब दो शब्द है, वो दो शब्द महत्वपूर्ण है। जैसे चाल ढाल, हंसी मजाक, पढ़ना लिखना, चहल पहल, रोटी सब्जी। यह जो शब्द है तो दो ही शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे द्वंद्व समास के शब्द कहते हैं। तो
जब आपको द्वंद्व समास के शब्द लिखना है तो हमें हाइफन या योजक चिन्ह का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो नियम है वह कभी कभी हिंदी में लिखते समय हमें सा जो प्रत्यय है उसका हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो सा लगाने से पहले हमें हाइफन चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे तुम सा, फूल सा, सुंदर सी, डरावनी सी, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो हमें सा के पहले हाइफन चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। और आगे जो तीसरा जो नियम है वह द्वित्व वाले शब्द, दो बार शब्द जब आते हैं तो हमें हाइफन चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे धीरे धीरे, अलग अलग, नन्हे नन्हे, थोड़ा थोड़ा। जब दो बार शब्द आते हैं तो उनके बीच हमें हाइफन चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। देखो बच्चों, हिंदी में ड और ढ के नीचे नुक्ता देने का नियम है। हिंदी की यह विशेषता है। तो हमें नुक्ता कब देना है और कब नहीं देना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पहला जो नियम है वह ध्यान में रखो। जब ड या ढ से शुरुआत होती है, मतलब वह प्रारंभिक अक्षर है, तो हमें नुक्ता नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ड और ढ की शुरुआत हो, पहला जो प्रारंभिक जो अक्षर है वह ड या ढ से शुरुआत हो तो नुक्ता नहीं देना चाहिए। जैसे डिबिया, डरपोक, डरावना, डमरू, ढाल, ढक्कन, ढलान, डब। ड या ढ से शुरुआत हो तो नुक्ता नहीं देना चाहिए। दूसरा जो नियम है वह ध्यान में रखो कि जब शब्द के पहले उपसर्ग आता है तो नुक्ता नहीं लगाने का। शब्द है डर और ये उपसर्ग देकर शब्द नया तैयार हो गया बेडर, तो यहाँ नुक्ता नहीं लगाने का। निडर, मूल शब्द है डर और नी यह उपसर्ग आया है, तो उपसर्ग जब आता है तब उस शब्द में नुक्ता नहीं लगाने का। और आगे का शब्द है अडी। तो बच्चों ध्यान में रखो कि जब उस शब्द में उपसर्ग है तब जो मूल शब्द है उसमें नुक्ता नहीं लगाने का। आगे का जो नियम है ड या ढ जो है उस वर्ण के ऊपर या अक्षर के ऊपर पूर्ण अनुस्वार आता है तो नुक्ता नहीं देना है। जैसे झंडा, इसमें ड के जो पहला जो अक्षर है उसके ऊपर अनुस्वार आया है तो इसलिए ड के नीचे नुक्ता नहीं देना है। या ढिंडोरा, इसमें पहले जो अक्षर आया है या वर्ण आया है तो उसमें जब अनुस्वार आता है तब तो यहाँ नुक्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दंड, इसमें ड के जो पहला अक्षर है द और उसके ऊपर अनुस्वार है इसलिए यहाँ नुक्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ध्यान में रखो कि जब अनुस्वार ड या ढ के पहले अक्षर के ऊपर जब अनुस्वार आता है तब नुक्ता नहीं देना चाहिए। देखो बच्चों, आगे का जो नियम है नुक्ता न लगाने के नियम में, आगे जो नियम है द्वंद्व सामासिक शब्द। द्वंद्व सामासिक शब्द में नुक्ता नहीं देना चाहिए।
जैसे ढील ढाल, सुवर्ण, डिबिया। आगे है अंग्रेजी शब्द। जब आपको अंग्रेजी शब्द लिखना है, जैसे डेविड, कार्ड, मीडिया, वडोदरा, तो अंग्रेजी शब्द लिखते समय नुक्ता नहीं देना। और आगे का नियम है द्विरुक्ति वाले शब्द, जैसे कई बार जो शब्द है दो बार आते हैं या वर्ण दो बार आते हैं, या हलंत चिन्ह लगा कर जब शब्द आते हैं तो हमें नुक्ता नहीं देने का, जैसे गुड्डी, खड्डा, गड्ढा, लड्डू। तो देखो बच्चों, ड और ढ के नीचे हमें नुक्ता देना है और यह हिंदी की विशेषता है। तो नुक्ता लगाने के लिए पहला जो नियम है, ड या ढ के पहले आए हुए व्यंजन पर अर्ध अनुस्वार मतलब चंद्र बिंदु लगाया गया है तो ड और ढ के नीचे नुक्ता लगाना चाहिए। जैसे शब्द है सांडनी, सांड, खांड। तो ड के पहले जो वर्ण है उस पर जब चंद्र बिंदु हो तो ड के नीचे नुक्ता देना चाहिए। नुक्ता लगाने का जो दूसरा नियम है, मतलब बाकी शेष जगहों पर जहाँ की ड ढ आते हैं वही नुक्ता लगाना चाहिए। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, पकड़ना, झगड़ा, पापड़, तोड़ना। तो इसी प्रकार हम नुक्ता लगा सकते हैं। और आगे का जो नियम है न या ळ के बारे में, संज्ञा में जब न या ळ आते हैं, तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या जातिवाचक संज्ञा हो, जब संज्ञा नगर, शहर या जगह को जो नाम है उसी प्रकार आपको लिखना है। जैसे पुणे, गणेश, टिळक, दाभोळ, नळस्टॉप। तो यहाँ टिळक जो शब्द है ळ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तिलक इसी प्रकार नहीं लिखना है। तो हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी प्रकार आज हमने हिंदी मानक वर्तनी के जो नियम है उसके बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।